में विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। विपिन जी, समाजवादी पार्टी में एक बार फिर शिवपाल यादव का जो कद है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसी चर्चा है कि उन्हें 20 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में फ्रंट सीट पर बिठाया जा सकता है। देखिए अलका जी, बहुत आज का जो आपने विषय रखा है चर्चा के लिए, ये बहुत ज्वलन मुद्दा है। मैं साधुवाद दूंगा आपको, आपके चैनल को। और क्योंकि यहाँ पर देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, जब तक आप अपने जो वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने अपना जीवन खपाया हुआ हो पार्टी के लिए और संगठन के लिए, तो अगर आप उनको साइडलाइन करते हैं तो ये इससे बात नहीं बनने वाली। यहाँ पर देर आए दुरुस्त आए। अब घर वापसी हो रही है इनके जो नेता या कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़ के चले गए थे या हताश थे, तो अब अच्छी बात है, एक सोच उस दिशा में जा रही है और ये पहल करी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद अब अगर एक अच्छा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव और अपने चाचा को साथ में आगे लेके आ रहे हैं, तो ये इससे एक बहुत अच्छा संदेश केवल यूपी वासियों को नहीं जाएगा, पूरे देश में जाएगा कि देखिए कि कितने अच्छा एक नजीर पेश करी है इन्होंने। और यही अपेक्षा भी करी जाती है कि यहां पर नेताओं से, कि क्योंकि उनको रोल मॉडल समझा जाता है और वो जब तक पहले अपना घर ठीक नहीं करेंगे तो जो बाकी एक आम आदमी के मुद्दों को कैसे उनके मसले सुलझा पाएंगे। तो ये अच्छी शुरुआत है, इसको एक सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। लेकिन यह बात समझनी पड़ेगी कि चुनौतियां बेशुमार हैं यहां पर, क्योंकि ये बात अलग है कि जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए वहां पर बड़ी कांटे की टक्कर थी। क्योंकि असल मायने में अलका जी, अगर कोई आमने सामने था चुनावी मुकाबले में, तो वहां पर भाजपा और सपा, कहने को कांग्रेस पार्टी भी थी, बसपा भी थे, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में सीधी टक्कर, कांटे की टक्कर थी सपा की और भाजपा की। और यही अगर आप बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहां पर भी कहने को वाम दल भी थे, कांग्रेस भी थे, लेकिन अंत में मुकाबला सीधा जो कांटे की टक्कर हुई भाजपा की और टीएमसी की। तो ये बातें बहुत अच्छा एक प्रदर्शन रहा है, क्योंकि भाजपा ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी थी, पूरे दमखम से निकले थे, उनके वरिष्ठ नेता आए थे चुनावी मैदान में, और उसके बावजूद भी यहां पर अखिलेश यादव ने, उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है। तो यहां पर उनके हौसले भी बुलंद हुए होंगे और अच्छी बात है, अब वो संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जितने नेता, जितने कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर चले गए थे या हताश महसूस कर रहे थे, उनमें एक नई ऊर्जा डालने का काम शुरू हो गया है। ये 2024 के चुनाव के लिए बहुत अच्छी बात है। जी विपिन जी, आपने कहा कि गलत मुद्दा है, लेकिन हमारा काम यही है कि अगर राजनीतिक दुनिया में कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आ रही हैं, तो हम उस पर आपसे चर्चा करें। शिवपाल यादव जो हैं वो कद्दावर नेता हैं और कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पार्टी की स्थिति चेंज हुई है, और उसी स्थिति पर हम आपसे चर्चा करने के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। सर, आप कह रहे हैं शिवपाल यादव का जो कद बढ़ रहा है उससे पार्टी को कितना फायदा होता नजर आ रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बसपा से भी संगठन करके देख लिया, गठबंधन करके देख लिया, कांग्रेस से भी गठबंधन करके देख लिया, और पिछले विधानसभा में भी देख लिया आपने कि किस तरीके से बीजेपी जो है आगे नजर आई है। तो अब चाचा का साथ पा करके अखिलेश यादव कितना बीजेपी को टक्कर देते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा, मैंने ज्वलंत मुद्दा बोला था, मैंने साधुवाद दिया था कि आपने अच्छा ये मुद्दा उठाया है। ठीक। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि ये 2019 के चुनाव की बात करें तो वहां पर बड़े जोर शोर से पूरे गाजे बाजे के साथ निकले थे। गठबंधन, महागठबंधन का ऐलान हुआ था, वो अलग बात है कि उसके बाद क्या दरारें पड़ी बुआ भतीजे में और क्या हुआ वो जग जाहिर है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक रणनीति में राजनीतिक दल बदलाव नहीं लाते या मंथन नहीं करते कि जनता उनको क्यों नकार रही है या जनता से वो क्यों दूर जा रहे हैं, काम नहीं बनने वाला। यहां पर भले ही बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है विधानसभा के चुनावों में सपा का, यहां पर अभी सफर काफी लंबा है। क्योंकि यहां पर आपने जैसे दो विकल्पों की बात करी, कांग्रेस पार्टी के साथ भी उन्होंने जाके देखा, हाथ मिला के देखा, उसके बाद बसपा के साथ भी, तो बात नहीं बनी। वहां पर तो ये विपक्ष हमला बोल रहे थे, ये जो भाजपा की बात करें या अन्य राजनीतिक दल बोल रहे थे, दो युवा निकले हैं और वहां पर विकास की तस्वीर दिखाने निकले थे, तो वो तारों के जो जंजाल है उसमें ही उलझ गए थे। तो ये बातें
जनता भली भांति समझती है, जनता जनार्दन होती है। यहां पर जनता के मुद्दे जो उठाएगा या जनता की नब्ज को जो पहचानेगा, जनता उसी को अपना बेशकीमती वोट देगी। ये बात समझ लेनी चाहिए नेताओं को। और सबसे बड़ी बात है, अच्छा संदेश देना चाहिए। जनता की बहुत उम्मीदें होती है नेताओं से। 21वीं सदी है, हम सबका एक सपना है, संकल्प हम सबने लिया है कि हम हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जनता को भली भांति पता है कि कौन से राजनीतिक दल सही मायने में विकास को तवज्जो दे रहे हैं और कौन महज राजनीति कर रहा है, अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। तो ये भली भांति समझ आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि यहां पर अपने संगठन को मजबूत करने में अब जुट गए हैं अखिलेश यादव, क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है 2024 का। और यहां पर उत्तर प्रदेश की क्या अहमियत है, ये भली भांति सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। 80 सीटें आती है वहां से लोकसभा की। तो यहां पर अब रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, जनता की नब्ज को समझना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात कि विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए। क्योंकि बड़ी अहम बात बोलूंगा अलका जी मैं अब चर्चा में, 2017 का चुनाव और 2022 का चुनाव, विधानसभा के संदर्भ में बात कर रहा हूं, और 2019 का चुनाव लोकसभा का, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर एक नया ट्रेंड उभर कर आया। भले ही कई राजनीतिक पंडित मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरे ये निजी विचार हैं। मैं ये बोलूंगा बड़े विश्वास से एक नया ट्रेंड उभर के आया, जब एक आम आदमी ने, उत्तर प्रदेश के वासी ने जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठकर अपना बेशकीमती वोट विकास को दिया। और यही होने वाला है, आने वाले समय में यही होगा, क्योंकि जनता भली भांति समझती है कि कौन सक्षम है कि जो एक आम आदमी के सपने पूरे कर सके, जनता उसी को वोट देगी। जी विपिन जी, आपको क्या नहीं लगता कि मैनपुरी की जो जीत मिली है उससे अखिलेश यादव को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि चाचा के बगैर उनका काम नहीं चलता, और अब जो उन्हें फ्रंट सीट पर बिठाने की बात कही जा रही है। एक समय शिवपाल यादव बार बार कहते भी थे अपनी जगह को लेकर, विधानसभा में जो उन्हें पीछे की सीट मिली थी कि उन्हें आगे की सीट दी जाए, और अब उन्हें ये समाजवादी पार्टी की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मैनपुरी की जो जीत मिली है समाजवादी पार्टी को, उसका रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है एक तरीके से शिवपाल यादव को, और उनका कद भी बढ़ाया जा रहा है? कोई शक शुमा नहीं है इसमें कि अगर कोई अच्छा कार्य करा है या किसी ने अच्छा कुछ योगदान दिया अपना पार्टी के लिए जी। और ये मैं तो इसको बड़ी ऐतिहासिक जीत बोलूंगा मैनपुरी की। और अगर यहां पर बाजी मारी है सपा ने तो बहुत बड़ा योगदान रहा है शिवपाल यादव का, तो उसी के फलस्वरूप उनको ये एक रिटर्न गिफ्ट, आप कह सकते हैं रिटर्न गिफ्ट मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जो खुद अखिलेश यादव सपा के मुखिया उनके घर गए, उनसे 45 मिनट बातचीत हुई, तो संगठन को लेकर कैसे मजबूत करा जाए, कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए। तो क्योंकि अभी बजट सत्र शुरू होगा, तो यहां पर तमाम चुनौतियां भी हैं। सरकार, योगी सरकार को घेरने की योजना भी बनाएंगे कि क्या क्या सरकार की खामियां रही हैं और कैसे जनता की आवाज उठाई जाए, जनता के मुद्दों को आगे लेके जाया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, ये बहुत अनिवार्य था कि आप शिवपाल यादव को आगे लेके आए, उनके कद को बढ़ाएं, उनका जो योगदान है पार्टी के लिए उसको आप समझें। और अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये एक अपेक्षा करी जाती है कि लोकतंत्र हमारा तभी मजबूत होगा जब विपक्ष मजबूत होगा, मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज आगे लेके जाएगा। और शिवपाल यादव और अब अखिलेश यादव अगर साथ आ गए हैं और कमर कस ली इन लोगों ने, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। विपिन जी, ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर सकती है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि इसमें विशेष पद जो है वो शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को मिल सकता है, या फिर शिवपाल खेमे से जुड़े हुए जो नेता हैं उन्हें मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जो शिवपाल यादव का कद बढ़ रहा है उससे क्या संदेश जा रहा है एक तरीके से समाजवादी पार्टी में लोगों को? क्योंकि बहुत ये पद की लड़ाई थी जब शिवपाल यादव अखिलेश यादव से अलग हुए थे, और अब फिर वही पद जो है वही साथ, क्योंकि जीत की जरूरत है, एक बड़ी जीत की जरूरत समाजवादी पार्टी को है आने वाले चुनाव में। तो इस चीज को आप किस तरीके पर से देखते हैं, किस तरीके का मैसेज जाएगा? देखिए, मैसेज तो बड़ा अच्छा जा रहा है, और लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि
राष्ट्रीय महासचिव तो बना दिया उनको, जी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष तो, कोई उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना नहीं रहे कि जी पार्टी का। तो ये सफर यहीं तक है कि अच्छी बात है, उनकी काबिलियत को, उनके तजुर्बे को, उनके योगदान को समझा गया है। और जी अखिलेश यादव जी ने उनको ये जो एक सम्मान देना चाहिए था, वो उनको सम्मान समय रहते अब मिल रहा है उनको। जी और यहाँ पर उनके जो बाकी कार्यकर्ता, उनके जो पार्टी के लोग हैं, उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा अब उम्मीद करी जा रही है। जी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है जी कि यहाँ पर आप अपने बड़े बुजुर्गों को अगर आप अहमियत देते हैं, जनता को भी अच्छा संदेश जाता है। लेकिन बात तब बनेगी जब आप कुछ ऐसी रणनीति रोड मैप लेके आएंगे जिससे वाकई में एक आम आदमी, एक आम यूपी का जो नागरिक है, उसको समझ आएगा कि यहां पर अब बदलाव आया है। क्योंकि अगर दोनों चुनावों की बात करें आप, 2014 की 2019 में क्या परिणाम आए थे, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर घर वापसी उनके कार्यकर्ताओं की हो रही है, यह अच्छी बात है। लेकिन अगर उनको उत्तर प्रदेश के नागरिकों के दिल में जगह बनानी है, वापसी करनी है, तो यह बहुत जरूरी है कि उनको अपना रोड मैप बढ़िया करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जनता क्या क्या अपेक्षा कर रही है। ये 21वीं सदी की आवाम है। यहां पर वो भली भांति समझते हैं कि यहां पर अब काम नहीं चलने वाला महज बिजली, सड़क, पानी से। उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं। नए विश्वविद्यालय चाहिए, एम्स चाहिए, एक्सप्रेसवे चाहिए, स्वास्थ्य का स्तर बढ़िया हो, अव्वल दर्जे का हो, शिक्षा का जो स्तर है वो अव्वल दर्जे का हो। उसके अलावा कई चीजें कि अब जैसे सरकार की, मोदी सरकार की बात करें, महत्वाकांक्षी योजनाएं इनकी, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, जी तो ये अपेक्षा करी जाती है कि रोजगार मिले और महंगाई पे भी काबू पाया जाए। तो ऐसी तमाम बातें अगर आप अच्छे रोड मैप लेके आ सके, मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें, स्टार्टअप कल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, एमएसएमई यूनिट्स को कैसे आगे लेके आया जाए और आत्मनिर्भर कैसे बना जाए, और स्वदेशी को अपनाना है, वोकल फॉर लोकल करना है, तो ऐसी बातें जनता इनको स्वीकार करती है, इनको ज्यादा तवज्जो देती है, ये समझना पड़ेगा। और सब 100 बातों की एक बात अब मैं बोलूंगा कि कुछ मुद्दे जो राष्ट्र हित से जुड़े होते हैं जी और जनमानस से जुड़े होते हैं, वहां पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर आप जो सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं उसमें आप एक स्वर में स्वर मिलाएं, तो वो तो राष्ट्र हित की बात है। अगर आप सेना के शौर्य पे सवाल उठाएंगे या सर्जिकल स्ट्राइक के आपको सबूत चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सपा के लोगों ने बोला, जी मैं जी बाकी विपक्ष की तरफ ये बात कर रहा जी हूं। तो लेकिन टीके को लेके भी राजनीति हुई थी कि जब इतने समय से हम लोग दिग्विजय सिंह की इंतजार बात कर कर रहे रहे थे हैं कि सर कब आप। कुछ ऐसा रोकथाम आए, उपचार आए जिससे हम निजात पा पाए। सदी की सबसे बड़ी महामारी सी, सपने में सोचा था नहीं कि हमें जी घरों में कैद होना पड़ेगा जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। लेकिन वहां पर जब काफी इंतजार के बाद, जब काफी नुकसान हो गया था, कई लोगों ने अपनी जान गंवा बैठे थे, तो वहां पर जब टीके का इजाज हुआ, वहां पर भी राजनीति शुरू हो गई थी। ये जी समझना चाहिए था, ये टीका कोई भाजपा के दफ्तर में तो बना नहीं है। जी आम आदमी को क्या संदेश मिलेगा? आपको तो उसको और बुलंद करना चाहिए ताकि जाइए आप तो टीका लगा के आइए, क्योंकि ये महान वैज्ञानिकों विपिन जी आपने कहा को कि श्रेय जाता था। हर मुद्दा जो है वो विरोध के लिए नहीं होता है। आपने कहा, आपने अखिलेश यादव के उस बयान का जिक्र किया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या पता ये बीजेपी का टीका है, फिर बाद में उन्होंने भी टीका लगवाया और अपने बयान को उन्होंने वापस लिया। आपको क्या लगता है, आपने अगर राजनीतिक बयानबाजी की बात कही है, रामचरितमानस को लेकर भी काफी विवाद चल रहा है। खुद समाजवादी पार्टी भी दो खेमे में बटी हुई है। एक खेमा कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को माफी मांग लेनी चाहिए, उन्हें रामचरितमानस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, जबकि वहीं अखिलेश यादव जो हैं वो ये कह रहे हैं, वो भी शूद्र की राजनीति की बात कर रहे हैं। वो खुद सीएम योगी से इन चौपाइयों पर सफाई मांग रहे हैं। और जबकि शिवपाल यादव है, उनकी राजनीति अलग है। उन्होंने कहा कि मतलब ये स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है। एक तरफ अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को राजनीतिक रूप दे रहे हैं, दूसरी तरफ शिवपाल यादव जो ये कहकर किनारा कस ले रहे हैं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है। तो ये किस तरीके की राजनीति जो है वो समाजवादी पार्टी में चल रही है? मैं अलका जी आपको साधुवाद दूंगा कि आपने जो ये सवाल पूछा है। मैं चाहता हूं दर्शकों तक ये बात जाए
इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है। मैं पत्रकार से पहले इस देश का एक नागरिक हूं और मुझे बोलते हुए ये बड़ा फख्र महसूस होता है कि यहां पर ये वही मुल्क है जहां पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। और हम लोग सर्वधर्म सम्मान करने वाला मुल्क है। हम लोग सबकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं का सम्मान करते हैं। क्या ये किसी को समझाने की आवश्यकता है कि अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलता हूं कि अगर मैं अपने मुसलमान भाइयों की धार्मिक भावनाओं की कदर करता हूं, सम्मान करता हूं, अपने बाकी जो धर्म के मेरे मित्र हैं उनका मैं सम्मान करता हूं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो भी मेरी धार्मिक भावनाओं की कदर करें। लेकिन एक नया ट्रेंड सा उभर के आ गया है जो मुझे बड़ा दुख होता है कि आप एक विशेष समुदाय को लेकर आपको टॉलरेंस चाहिए। आप बोलते हैं नहीं, रिलीजियस टॉलरेंस यहीं पर है सारा। और मैं बात कर रहा हूं हिंदू धर्म की। आप देवी देवताओं को पता नहीं कैसे आप उनको आगे प्रोजेक्ट करते हैं। बड़ा दुख होता है मुझे। आप लिव एंड लेट लिव, ये होना चाहिए कि आप छोड़ दीजिए। आप हर एक बात में धर्म की वो चीजें ले आते हैं, आड़ में बात करने लग जाते हैं। आप फिल्मों में भी देखे कैसे आप दिखाते हैं, वो भी ओटीटी उस पे प्लेटफॉर्म पर, वहां पर नकेल कसी गई थी। अच्छी बात है, नए आईटी कानून उनमें संशोधन हुआ है 2021 वाले कानूनों में। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल। ये, और अगर देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये उपेक्षा करी गई थी 2019 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था राम मंदिर पर, कि अब कम से कम हम मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर राष्ट्र हित की बात सोचेंगे, विकास को तवज्जो देंगे। और यही अपेक्षा करी जाती है। हम लोग सब एक हैं। और यहां पर अगर ये बड़ा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य की जिनका आप जिक्र कर